आज ठीक इस पॉइंट तक किसी को नहीं पता था कि आधा यूनिवर्स कहाँ है। वो छुपा हुआ था। और ना ही मैं यहाँ ना दिखने वाले डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की बात कर रहा हूँ, जिससे हमारे यूनिवर्स का 27 और 68% हिस्सा बना हुआ है। यहाँ बात हो रही है उस 5% नॉर्मल मैटर की, जिससे आप और मैं, स्टार, प्लैनेट, नेबुलाज और कॉस्मोस के बाकी ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं। और क्योंकि ऐसा मैटर ज्यादातर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से बना हुआ होता है, जो बैरियॉन्स फैमिली में आते हैं, इसीलिए इसे मिसिंग बैरियोनिक प्रॉब्लम कहा जाता है। हमारे मुताबिक यूनिवर्स में 5% मैटर बैरियॉन से बना हुआ होना चाहिए, पर जब कैलकुलेशन की तो हमें मिला 2.5%। अब पहला सवाल जो आपके मन में उठता है कि हम आखिरकार ऐसा क्यों मानते हैं कि यूनिवर्स में 5% मैटर बैरियोनिक होना चाहिए? आखिर क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब यूनिवर्स में इतने बैरियॉन्स होंगे, तभी यूनिवर्स में मौजूद एलिमेंट्स का वो रेशियो बनेगा जिस रेशियो के साथ आज हमें वो यूनिवर्स में मिलते हैं, खासकर ड्यूटेरियम से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से हीलियम का रेशियो। यूनिवर्स अपने स्टार्टिंग में बिग बैंग के ठीक कुछ सेकंड्स बाद हर जगह प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से भरा हुआ था। वो आपस में एक दूसरे से टकराते रहते थे, जिसकी वजह से टेम्परेचर हजारों डिग्री पहुंच गया था, रेडिएशन लेवल पीक पर था। पर जैसे ही यूनिवर्स थोड़ा एक्सपेंड हुआ, ये पार्टिकल्स आपस में फ्यूज होकर एटम्स बनाने लगे। एक स्टेबल न्यूक्लियस जो इस समय आराम से बन सकता था, वो था हीलियम 4। पर हीलियम 4 डायरेक्टली नहीं बनता, इसके लिए पहले ड्यूटेरियम बनाना पड़ता है, जो काफी अनस्टेबल होता है। तो जैसे ही ये बनता, फास्ट मूविंग पार्टिकल्स इसे तोड़ देते। पर फिर जब यूनिवर्स की उम्र 10 सेकंड हुई, तो वो इतना ज्यादा ठंडा हो चुका था कि ड्यूटेरियम आराम से बन सके, और फिर हीलियम भी। उस समय कितने पार्टिकल्स हीलियम में कन्वर्ट होते, ये डिपेंड करता था उस समय की डेंसिटी पर। यूनिवर्स की डेंसिटी जितनी ज्यादा रहती, उतने ही ज्यादा पार्टिकल्स हीलियम में फ्यूज होते। ऐसा तब तक चलता जब तक यूनिवर्स इतना ठंडा ना हो जाए कि वो फ्यूजन को और सस्टेन ना कर सके। और ठीक 20 मिनट के बाद में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इसके बाद ड्यूटेरियम से हीलियम का कन्वर्जन नहीं हुआ, और इस समय जिस रेशियो में एलिमेंट्स मौजूद थे, आज भी उसी रेशियो में मिलते हैं, यानी कि 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम बाय मास। और ये रेशियो अभी भी मौजूद है। और आपको बता दूं कि हर 1 मिलियन हाइड्रोजन एटम में 26 एटम ड्यूटेरियम के होते हैं। मजे की बात पता है क्या है कि ड्यूटेरियम अब स्टेबल है और ये कम नहीं हो रहा है। और हमारी नजर में ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है जो इसे इतनी ज्यादा अमाउंट में बना सके जब से बिग बैंग बना है। तो हम कह सकते हैं कि यूनिवर्स में आज जितना भी ड्यूटेरियम मौजूद है, पानी के हर एक 6000 हाइड्रोजन एटम्स में से एक को मिलाकर, ये सब स्टार्स में नहीं बल्कि बिग बैंग के बाद यूनिवर्स के शुरुआती 20 मिनट में ही बने हैं। अब जब हम यूनिवर्स को देखते हैं तो हम बिग बैंग का एक सबूत, एक निशान देख सकते हैं। इसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं। ये बिग बैंग के धमाके से निकली हुई रेडिएशन है जो बिग बैंग के 4 लाख साल बाद से लगातार यूनिवर्स में सफर किए जा रही है, बिना किसी रुकावट के। हम इस लाइट से उस समय के यूनिवर्स की डेंसिटी का पता लगा सकते हैं, जैसे हम दूर मौजूद स्टार की डेंसिटी का पता लगाते हैं। और हर मिलियन हाइड्रोजन में से एक का ड्यूटेरियम होना हमें उस समय के रेडिएशन और बैरियॉन्स का रेशियो से पता चल जाता है। इसी तरह हमें पता चला कि यूनिवर्स में मौजूद 5% मैटर बैरियॉन से बना हुआ है। तो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में कई साइंटिस्ट यूनिवर्स के टोटल मास को कैलकुलेट करने में लगे हुए थे। उन्होंने स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, स्टार्स, ब्लैक होल्स, गैलेक्सीज, डस्ट क्लाउड्स और बेसिकली सब कुछ जो टेलीस्कोप से देखा या डिटेक्ट किया जा सकता है, जिनसे हम मानते हैं कि ये यूनिवर्स पूरा का पूरा बना हुआ है, उन सबके मास को ऐड कर लिया। पर फिर भी उनका टोटल मास यूनिवर्स में मौजूद पूरे बैरोनिक मैटर का सिर्फ 20% ही निकला। तो बाकी का कहां था? यूनिवर्स में कई मैटर ऐसे भी होते हैं जिसे हम देख नहीं सकते। ना ही ये डार्क मैटर है, ना ही ये ऑर्डिनरी मैटर ही होते हैं जो अंधेरे में होता है। इन्हें डायरेक्टली नहीं देखा जा सकता है। इन्हें देखने के लिए इनके दूर पीछे किसी ब्राइट सोर्स का होना आवश्यक है, जो काफी दूर होना चाहिए, जिसका ये भी मतलब है कि वो अर्ली यूनिवर्स का हिस्सा होंगे। और क्वेज़ार्स इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। ये बहुत चमकदार होते हैं। कभी कभी इनकी रोशनी 1000 गैलेक्सीज की रोशनी से भी ज्यादा हो सकती है, जो उनके सेंटर में मौजूद सुपरमासिव ब्लैक होल के रेडिएशन एमिट करने से जनरेट होती है। क्योंकि ये क्वेज़ार्स इतने दूर होते हैं, इसीलिए इनसे आने वाली लाइट बहुत ज्यादा रेडशिफ्ट हो जाती है।
एग्जाम्पल के लिए जब हाइड्रोजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन लैब में फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जंप करता है तो वो 121.6 नैनोमीटर वाली यूवी रेस प्रोड्यूस करता है। पर जब ये लाइट क्वेज़ार्स हमारे पास पहुंचती है तो इसकी वेवलेंथ 560 नैनोमीटर हो जाती है, जो येलो लाइट की होती है। ऐसा रेडशिफ्ट की वजह से होता है। स्पेक्ट्रम में पीक 560 नैनोमीटर पर दिखता है। इस स्पेक्ट्रम में कई जगह डिप्स भी हैं, क्योंकि ये डिप्स हमारे और स्टार्स के बीच मौजूद हाइड्रोजन गैस के द्वारा लाइट को अब्सॉर्ब करने पर आते हैं। क्वेज़ार से आने वाली लाइट जब भी न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम से गुजरती है तो हाइड्रोजन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स उसे अब्सॉर्ब कर लेते हैं और फिर दोबारा एमिट करते हैं, लाइमन अल्फा ट्रांजिशन। अब क्योंकि ये हमारे पास होते हैं, इसीलिए इनकी एमिटेड लाइट ज्यादा रेडशिफ्ट नहीं होती है। इसीलिए पास मौजूद गैस से स्पेक्ट्रम पर बनने वाले नॉचेस भी छोटे होते हैं दूर मौजूद गैस के कंपैरिजन में। इसे कहा जाता है लाइमन अल्फा फॉरेस्ट। ये एक वन डायमेंशनल मैप जैसा होता है जो हमें बताता है कि हमारे और क्वेसार के बीच कहां कहां कितनी कितनी नेचुरल हाइड्रोजन गैस मौजूद है। इन सारी न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस को मिलाकर यूनिवर्स का 50% बैरोनिक मैटर तो हमें मिल गया, और वहीं दूसरी तरफ बाकी का आधा कहां गायब है। यूनिवर्स की सिमुलेशंस की माने तो वो यहीं गैलेक्सीज के बीच फिलामेंट्स की शेप में मौजूद हैं। हमें वो दिखाई नहीं देते क्योंकि पार्टिकल्स में दूरी काफी ज्यादा है। हर क्यूबिक मीटर में ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 से 10 एटम्स ही हैं, और ये आयनाइज्ड हैं, तो नेचुरल हाइड्रोजन एटम की तरह बैकलाइट का यूज कर इन्हें नहीं ढूंढा जा सकता। इनका टेम्परेचर भी 1 लाख से 1 करोड़ केल्विन तक है, जिस रेंज को साइंटिस्ट वार्म हॉट कहते हैं। इसीलिए इसे हम वार्म हॉट इंटरगैलेक्टिक मीडियम या विम कहते हैं। पर इन्हें ढूंढना काफी मुश्किल होता है क्योंकि ये आयनाइज्ड हैं, क्योंकि इनका टेम्परेचर लाखों केल्विन्स है। ये सिर्फ हाई एनर्जी यूवी रेस और लो एनर्जी एक्स रेस को ही अब्सॉर्ब और एमिट कर सकते हैं। वैसे तो कई साइंटिस्ट कई अलग अलग टेक्निक से विम को खोजने में लगे हुए थे, पर हाल ही में एक नेचुरल फिनोमेना ने खुद इस सभी मिसिंग बैरियंस के होने का सबूत दिया है। चलिए देखते हैं कैसे। पहले लाइटनिंग के बारे में जानने की जरूरत है। मेरा यकीन मानिए ये इससे रिलेटेड है। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी के एक कोने पर हुई लाइटनिंग का पता पृथ्वी के दूसरे कोने से लगाया जा सकता है? अब देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइटनिंग हर तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करती है। हमें तो बस व्हाइट लाइट दिखती है, पर लाइटनिंग से कई सारी रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स भी प्रोड्यूस होती हैं। अगर वो आसपास हो तो इन्हें एक पल्स के फॉर्म में हम डिटेक्ट कर सकते हैं। पर जो लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स होती हैं वो अर्थ में ट्रैवल करती रहती हैं और एटमॉस्फेयर से बाहर जा सकती हैं, जहां पर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो घूमती रहती हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड उन्हें अर्थ के दूसरे हिस्से पर घुमाकर ला रखती है जहां पर इन्हें डिटेक्ट किया जा सकता है। हाँ, अगर वो यहाँ पर डिटेक्ट होती हैं तो वो एक पल्स की तरह नहीं, और यहाँ वो वेव्स बिखर जाती हैं। जी हाँ, अगर आप उन्हें स्पीकर से सुनने की कोशिश करते हैं तो वास्तव में हम उन्हें सुन सकते हैं। सुनिए। ये गिरावट नोटिस की आपने? ये एक लेजर गन जैसी लग रही है ना? पृथ्वी के दूसरे कोने पर लाइटनिंग ऐसी ही सुनाई देती है। तो फिर चल क्या रहा है यहाँ पर? वेल, जब लाइटनिंग से निकली हुई रेडियो वेव्स मैग्नेटोस्फीयर के थ्रू ट्रेवल करती हैं तो इन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन्स का सामना करना पड़ता है, जो इन्हें स्लो डाउन कर देते हैं लो फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स को ज्यादा, और इसे कहते हैं डिस्पर्शन। जैसे एक प्रिज्म व्हाइट लाइट को उसके कंपोनेंट कलर्स में सेपरेट कर देता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स रेडियो वेव्स को उनकी कांस्टीट्यूएंट वेव्स में सेपरेट कर देते हैं। लो फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स हाई फ्रीक्वेंसी वाली वेव से ज्यादा स्लो होती हैं, इसीलिए ये सिग्नल पृथ्वी के दूसरे कोने पर जाते ही बिखर जाता है। डिस्पर्शन का अमाउंट हमें बताता है कि रेडियो वेव्स को एक कोने से दूसरे कोने तक आने में कितने इलेक्ट्रॉन्स का सामना करना पड़ा। अब जरा सोचिए, हम इसी तरह से यूनिवर्स में मौजूद विम को भी खोज सकते हैं। बस हमें क्या चाहिए, कहीं से भी डिस्टेंट यूनिवर्स से आया हुआ बस एक रेडियो वेव सिग्नल मिल जाए। और 2017 में ऐसा ही हुआ। एस्ट्रोनॉमर्स को दुनिया का पहला फास्ट रेडियो बस्ट मिल गया। उन्हें कुछ समय के लिए इंटेंस रेडियो वेव सिग्नल मिला, और बात यह थी कि यह बहुत दूर दूसरी गैलेक्सी से डीप यूनिवर्स से आया हुआ था, और ये सिग्नल सामान्य रूप से कहीं ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं, हमारे सन से अरबों खरबों गुना ज्यादा पावरफुल, पर कुछ मिली सेकेंड्स के लिए रहते हैं।
हमें नहीं पता यूनिवर्स में कौन सी चीज इन्हें पैदा करती है। कई लोगों का मानना है कि ये मैग्नेटार्स, न्यूट्रॉन्स, स्टार्स या किसी बड़े ऑब्जेक्ट जैसे दो ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार्स के कॉलिजन से बने हैं, पर हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। हमें तो बस उनकी मौजूदगी की जरूरत थी, जिससे हम उनसे निकली हुई वेव्स के डिस्पर्शन से पता लगा सकें कि उनमें और हमारे बीच में कितने आयनाइज्ड पार्टिकल्स हैं। और एक रीसेंट पब्लिश पेपर ने इसे कर भी दिया है। उन्होंने ऐसी कुछ रेडियो वेव्स बर्स्ट के डिस्पर्शन लेवल को उनके ओरिजिन गैलेक्सीज के रेड शिफ्ट के अगेंस्ट प्लॉट किया, जिससे ये साफ क्लियर हो गया कि जितनी दूर रेडियो बर्स्ट होगा उससे मिलने वाला सिग्नल हमें उतना ही डिस्पर्स्ड मिलेगा जब वो यहाँ पे आएगा। और इन्हीं मेजरमेंट से ही इन्होंने यूनिवर्स में मौजूद बाकी के बैरोनिक मैटर का पता लगा लिया जो विम में था, जिसमें इंक्लूड है वो सभी आयनाइज्ड पार्टिकल्स जो विम में थे, और इन्हें वो सिर्फ 5% ही मिला। इन्होंने बाकी का आधा यूनिवर्स खोज निकाला जो वार्म हॉट इंटरगैलेक्टिक मीडियम में हमसे छुपा हुआ था। इससे यह साबित हो गया कि बैरियंस वहीं विम में ही छुपे हुए थे। इस वीडियो को बनाते समय जिस बात ने मुझे हैरान किया था वो ये थी कि बिग बैंग से जितना मैटर बना हुआ था उसका सिर्फ कुछ % ही स्टार प्लैनेट्स वगैरह बनाने में यूज हुआ था। हम बस छोटा सा यूनिवर्स देख सकते हैं, हम बस एक छोटा सा हिस्सा हैं यूनिवर्स का। विम की खोज से यह भी पता चलता है कि यूनिवर्स एफिशिएंटली अपने रिसोर्सेज को यूज नहीं कर पाता, और यह जानना भी साइंस के लिए एक बड़ी खोज है। कंप्यूटर सिमुलेशंस ने भी दशकों पहले इसकी मौजूदगी के बारे में बता दिया था, जो सही था और जो तारीफ के हकदार हैं। इससे हमें एक साइंटिस्ट और नॉन साइंटिस्ट के बीच का फर्क पता चलता है। एक नॉन साइंटिस्ट जहां खुश होता है जब चीजें वैसी होती हैं जैसी उसने सोची थी, वहीं एक साइंटिस्ट चाहता है कि चीजें वैसी ना हो जैसी उसने सोची हैं, क्योंकि इसी तरह वो यूनिवर्स की नई फिजिक्स को खोज सकता है।